ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान की राजधानी जयपुर से, जहां स्कूल वैन को एक कार ने टक्कर मार दी है। वैन में तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी है। हवा में उछलकर 15 मीटर दूर जाकर गिरी है वैन। तस्वीरें देखिए जरा, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। इस हादसे में 8 बच्चों को चोट आई है। सभी बच्चे फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन हादसा बहुत भीषण था। ये स्कूल वैन जा रही है और तेज रफ्तार गाड़ी आती है और इस स्कूल वैन को टक्कर मार देती है। देखिए कैसे ये स्कूल वैन सड़क पार करती हुई और अचानक से तेज रफ्तार गाड़ी आकर इस स्कूल वैन में टक्कर मार देती है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण ये हादसा। स्कूल वैन कई मीटर उछलकर दूर जाकर गिरती है। 8 बच्चे इस हादसे की चपेट में आकर घायल हुए। हालांकि सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। ये गनीमत रही। आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जर्मनी के दौरे पर हैं और इस दौरान बर्लिन पहुंचने पर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ है। राहुल गांधी उस प्लांट में भी पहुंचे जहां BMW कार बनाई जाती है। राहुल गांधी ने भारत की TVS कंपनी की 450 सीसी वाली बाइक भी देखी और कहा कि भारत का झंडा बर्लिन में फहरते हुए देखना उनके लिए खुशी की बात है। हम इंडिया से है पर दुबई रहते हैं, तो इधर घूमने आए हैं और इन्होंने आपको देखा। हेलो थैंक यू। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी जब बर्लिन पहुंचे थे एयरपोर्ट पर, उनका भव्य स्वागत हुआ उस समय की तस्वीरें। और उसके बाद राहुल गांधी BMW के शोरूम में गए और वहीं आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। TVS कंपनी की 450 सीसी वाली बाइक भी राहुल गांधी ने यहां देखी और खुशी जताई कि उन्हें कितना अच्छा लगा विदेश में झंडा फहरते हुए देखना। हम इंडिया से है पर दुबई रहते हैं, तो इधर घूमने आए हैं और इन्होंने आपको देखा। हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज है। आज कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन कर रही है और दूसरी ओर सियासी बयानबाजी भी लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी मुद्दे को लेकर आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और हेराल्ड केस को राजनीति से प्रेरित बताया। बीजेपी की ओर से इस मामले को लेकर जोरदार पलटवार किया गया। बीजेपी ने कहा कोर्ट पहले ही कह चुकी है कि यह राजनीतिक द्वेष का मामला नहीं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सांसद संसद भवन परिसर में बड़ा सा बैनर लेकर पहुंचे जिस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ था, ट्रुथ प्रिवेल्स। और इसको लेकर कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन भी किया। तस्वीरें आपके सामने। इस उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है। ये लोग आज मनी लैंडिंग, CBI ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है। आज फैसला न्याय के सत्यमेव जयते स्लोगन, उसके तहत आज ये आया है। तो ये जजमेंट को हम वेलकम करते हैं। सत्य की हमेशा जीत होती है, इसीलिए मैं इस जजमेंट का स्वागत करता हूं। वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर। वो मामला है अभी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी
परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। 3 सदस्य, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर। ये बेलगाड़ी है, बेलगाड़ी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। वहीं बीते कल हेरल्ड केस में गांधी परिवार को राहत मिली थी अदालत से, जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए गैंग्स ऑफ गांधीनगर इस शब्द का इस्तेमाल किया था। और अब आज बीजेपी ने इसी शब्द को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है, डेकॉइट्स ऑफ इटली कहते हुए। प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया, आज उस पोल खुल गई। राउज एवेन्यू की एक अदालत ने नेशनल हेरल्ड, जो पिछले 12 साल से आप लोग रोज सुनते हैं लगभग, का जो केस, जो ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था, आज ईडी के उस केस का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। एक वक्तव्य दिया गया, गैंग्स ऑफ गांधीनगर, गैंग्स ऑफ गांधीनगर। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर क्या है? अगर इनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए तो भारत के लोग तो कहते हैं डकैत ऑफ इटली, डेकॉइट्स ऑफ इटली। ये लोग भारत को लूटने आते हैं, लूटते हैं, बिना नागरिक हुए वोट करने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद गांधीनगर के जो हमारे नागरिक हैं, ईमानदार, मेहनती, कर्मठ, देश प्रेमी, उनका अपमान करते हैं इस तरह से। और वही कांग्रेस की सांसद है रेणुका चौधरी, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। रेणुका चौधरी ने कहा कि नेशनल हेरल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जानबूझकर फंसाने की कोशिश थी। बीजेपी को इस मामले को लेकर गांधी परिवार से, कांग्रेस से माफी मांगनी चाहिए। मौजूद है रेणुका जी, आज प्रोटेस्ट हुआ और खड़गे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो सोनिया गांधी जी, राहुल जी को फंसाने की कोशिश की गई थी, पहली दहलीज पे जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्र है, कहीं तो इंसान, भारतवासी उम्मीद रख सकता है कि न्यायालय में न्याय मिलेगी। इतने सालों से ये नेशनल हेराल्ड का लगा कर बदनामी करने का इतना कोशिश किए हैं, भाई मानना पड़ेगा सोनिया गांधी जी और उनके परिवार को कि कहीं वो हटे नहीं और झिझके नहीं। ये लोग धमका धमका के ये सोचते हैं कि उनकी 100 बार बोले सो झूठ सच हो जाएगी। अब मैं कह रही हूँ, आप माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो, कान पकड़ो और बोलो कि हमारी ये प्रयास फेल हो गई। और इन पे असल कानून लागू होना चाहिए फॉर डिफेमेशन, स्लैंडर, लाइबल, रेपुटेशन खराब कर दिए, लोगों में शक पैदा करे जहां कोई बुनियाद ही नहीं थी। तो सॉरी पूछो, बोलो। वहीं राज्यसभा की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, अब ईडी को भारतीय जनता पार्टी में अपना ऑफिस खोल लेना चाहिए। प्रियंका जी, ये बताइए कि आज जो है ईडी के दुरुपयोग को लेकर कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं यही कहूंगी कि सही प्रदर्शन है। कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरीके से झूठे आरोप लगाकर, बेबुनियाद आरोप लगाकर एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाया गया, वो बेहद ही शर्मनाक है। और आज कोर्ट के डिसीजन ने वो साबित कर दिया है कि उसमें ना कोई सत्यता थी, ना कोई तथ्य है। मैं तो यही कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा शर्म तो ईडी को महसूस होनी चाहिए कि आप बीजेपी के लिए सिर्फ घुटने ही नहीं टेके, आप नतमस्तक हो गए हैं। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगी कि चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, और अब हमारा इलेक्शन कमीशन हो, क्योंकि देश सेवा में ना लगकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लग रहे हैं। अपने दफ्तर बंद करें और भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स जाएं, जैसे देश के जो टैक्स पेयर का पैसा है वो बचाए। आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली, प्रदूषण से यहां हाहाकार मचा है। वहीं दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण को रोकने की कोशिश में जुटी है। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने सभी ऑफिसेज में 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू कर दी है। चाहे
सरकारी दफ्तर हो या गैर सरकारी दफ्तर। दिल्ली सरकार ने इसके अलावा एक और फैसला भी लिया है। रजिस्टर्ड मजदूरों को अब दिल्ली सरकार 10,000 रुपए की मदद देगी। ये उन मजदूरों को मदद मिलेगी जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम पर लगे हुए थे, लेकिन निर्माण कार्य बंद होने की वजह से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में दिल्ली सरकार पंजीकृत और सत्यापित मजदूरों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। तो ये दो बड़े निर्णय हम लोगों ने किए हैं। पहला निर्णय सभी निर्माण मजदूरों के खाते में 10,000 रुपए, और दूसरा निर्णय आवश्यक एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी सबको मैंडेटरी 50% मैक्सिमम अटेंडेंस और बाकी वर्क फ्रॉम होम, ये गाइडलाइन आज श्रम मंत्रालय के द्वारा जारी की जा रही है। ये लगातार रजिस्ट्रेशन हमारा हो रहा है। 10,000 रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं। जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन, दो प्रक्रियाएं, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा वेरिफिकेशन, और डिपार्टमेंट पूरी स्ट्रेंथ के साथ इसमें काम कर रहा है। और हमें ऐसा लगता है कि कुल मिला के जो ओवरऑल रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे वो 50,000 तक भी जा सकते हैं। 10,000 ऑलरेडी हो चुका है और इनके खातों में पैसा देने की प्रक्रिया हम लोग शुरू कर, इसको हम लोग कैप नहीं कर रहे हैं, कोई भी अपर लिमिट नहीं है इस नंबर की। जितने भी रजिस्टर और वेरीफाई होंगे सबके खातों में भेजा जाएगा। ग्रेप 3 तक रजिस्टर्ड तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, वेरीफाइड 10,000 हो चुके हैं। जो जो वेरीफाई होता जाएगा उसके खाते में पैसा भेजते जाएंगे। 16 दिन का 10,000 रुपए का पेमेंट है जो सीधे खातों में जाएगा। नहीं, इसकी बहुत सारी इक्वेशंस हैं इवेल्युएट करने की, जिसमें बेसिक जो वेज होता है उसको भी हम ध्यान में रखते हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। फिर सरकार के पास कितने संसाधन उपलब्ध हैं और कितनी बड़ी संख्या में और निर्माण श्रमिक मजदूर इसमें शामिल हो सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक आम सहमति से एक निर्णय लिया जाता है। अभी हम लोगों ने 16 दिन का 10,000 रुपए का एक कंपनसेशन डिसाइड किया है। उधर दिल्ली के वायु प्रदूषण पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा। तंज कसते हुए कहा, मैंने अपने बच्चों को मुंबई शिफ्ट कर दिया है, मैं अपने कुत्तों को भी अब मुंबई शिफ्ट कर रही हूं। वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन अपने चरम पे है, लोगों को जीना मुहाल हो रहा है। आप सुना है कि आप अपनी फैमिली को शिफ्ट कर रही हैं कहीं बाहर? जी, मैं मुंबई शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ भयंकर पोल्यूशन है। मेरा पोता 11 साल का लड़का है, उसके फेफड़े को खांसना शुरू कर रहा है, तो आई डोंट वांट दिस। और मेरे घर में कुत्ते भी खांस रहे हैं। कुत्ते भी खांस रहे हैं? बिल्कुल, कुत्ते भी खांस रहे हैं। मैं सोच रही थी क्या ये आवाज निकाल रहे हैं, तो पता चला कि पोल्यूशन हैज अफेक्टेड देम। वो बाहर दौड़ते हैं ना, तो उसको इफेक्ट हो गई। तो कुत्तों को लेकर तो ऐसे भी आप चर्चा में रहती हैं। हाँ, मैं क्या करूं, मैं जानवरों को देखभाल करने वाले मैं अकेली हूँ। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बुलंदशहर में एक कार में आग लगने से बड़ा हादसा होते होते बचा। कार में अचानक आग लगी। दरअसल पहले बोनेट से धुआं निकलना शुरू हुआ और इसके बाद कार में आग लग गई। थोड़ी देर में कार धू-धू कर जलने लगी। सड़क पर कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त कार में चालक समेत 4 बच्चे सवार थे। पास से गुजर रहे बाइक सवार 2 पुलिसकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को कार से बाहर निकाल लिया। कार सवार पत्नी से विवाद के बाद बच्चों को लेकर शिकारपुर जा रहा था। पुलिसकर्मियों की सजगता से समय रहते सबकी जान बच गई। भाई टॉर्च वाले भाई पीछे हो जाओ। उधर सोनभद्र में एक तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पहाड़ से जा टकराया। ट्रक ड्राइवर सामान लादकर लुधियाना से उड़ीसा जा रहा था और तभी ये ट्रक बेकाबू हो गया, पहाड़ से जा टकराया। गनीमत रही ट्रक खाई में नहीं गिरा। ट्रक एक पिलर से टकराया और वहीं रुक गया। बस 3 फीट और आगे गाड़ी अगर चली जाती तो फिर नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई है। तस्वीर देखिए आप, यानी बड़ा हादसा होना तय था। दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर बुरी तरह से घायल हुआ है। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। आगे बढ़ेंगे, अब बात ऋषिकेश की करने जा रहे हैं हम। उत्तराखंड के ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। यह हादसा ट्रक और कार की जोरदार टक्कर की वजह से हुआ है और ये टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी शवों को कार से बाहर निकाला गया। राहत और बचाव के दौरान कुछ देर के लिए हाईवे पर लंबा जाम लगा। फिलहाल पुलिस मृतकों के शवों को शिनाख्त के लिए लेकर गई है और हादसे की वजह की जांच भी की जा रही है। वही तो है गाड़ी उसी की।
यूपी के अमेठी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे अंडरपास में विशालकाय अजगर दिखा। अजगर को देखते ही स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। अंडरपास से गुजरने वाले लोग खौफ में आ गए और जहां थे वहीं रुक गए। इस घटना की सूचना फौरन पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। एहतियातन आसपास के लोगों को दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई। मामला मुजाफरखाना कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया, जिसके बाद वहां के लोगों ने राहत की सांस ली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शामली से एक खबर आई है। यहां बुर्का नहीं पहनने की वजह से एक पति ने अपनी पत्नी को मार डाला। पुलिस के मुताबिक फारूक नाम का यह शख्स अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ रहता था। बीते दिनों पति पत्नी के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हुआ। पत्नी नाराज होकर मायके चली गई, लेकिन जब मायके गई तो बिना बुर्का पहने गई। इसी बात को लेकर फारूक और नाराज हो गया। पत्नी जब वापस लौट आई तो उसने चाय के बहाने एक रात पत्नी को जगाया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर उसकी 2 और बेटियां जाग गईं। इसके बाद उसने अपनी एक बेटी को गोली मारकर और दूसरी बेटी का गला दबाकर उनकी भी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोप है कि फारूक ने शौचालय के लिए जो गड्ढा बना हुआ था घर में, वहीं तीनों को गाड़ दिया। जब पत्नी और 2 बच्चों के गायब होने की बात बाकी बच्चों और परिवार वालों को पता चली तो फिर सबकी तलाश की गई। पुलिस ने फारूक से ही जब सख्ती से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि 9 दिसंबर को ही उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया था। तो शामली में यह सनसनीखेज हत्याकांड जो सामने आया है, और देखिए जहां घर में गाड़ दिया था, हत्या के बाद पत्नी और 2 बेटियों के शव को उसी जगह पर खुदाई की गई। फारूक की निशानदेही पर घर में खुदाई की गई और वहीं से शव भी बरामद हुए हैं। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसीलिए धुंधला करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे फावड़ों से मिट्टी हटाई जा रही है और जो खुदाई कर रहा है वो शख्स, ताकि शव को नुकसान ना पहुंचे, हाथ से मिट्टी हटा रहा है। और एक चप्पल निकली है वहीं से, वो उसने आगे पकड़ाई है और बहुत एहतियात के साथ यहाँ पर ये मिट्टी हटाई जा रही है। शव बरामद कर लिए गए हैं। फारूक की निशानदेही पर ही यहाँ पर खुदाई हुई है और घर के भीतर से ही तीनों शव बरामद हो गए हैं। किसी को शक ना हो इसीलिए घर में शौचालय के लिए जो गड्ढा खुदा हुआ था वहीं फारूक ने तीनों के शव डाल दिए, पत्नी का, 2 बेटियों का, और मिट्टी डालकर ऊपर से बाकायदा ईंटें भी लगा दी ताकि सब कुछ सामान्य लगे। अब वहीं पर देखिए ये खुदाई हुई है और जहां पर खुदाई हुई है वहीं से शव बरामद कर लिए गए हैं। 9 दिसंबर की ये वारदात है, इसका खुलासा अब जाकर हुआ है। तो शामली में ये जो सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है, इसे देख सुनकर हर कोई सहमा हुआ है। अपने पति की सनक का शिकार हो गई ताहिरा। ताहिरा का परिवार तो सदमे में है। आरोपी फारूक को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहा है। उनका आपस का विवाद था, हमारी तरफ से तो कोई वो नहीं था। कभी लगा कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं लगा ना, ऐसा कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत में लेकर आया वहाँ से। क्या चाहते हो आप? इतनी बड़ी घटना हो गई। अजय हम तो ये चाह रहे हैं कि इसका इंसाफ मिले बस। तो ये मृतक ताहिरा के परिवार वालों को आप सुन रहे थे। पुलिस कह रही है कि ये हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई। हालांकि आप सुन रहे थे ताहिरा का परिवार ये कह रहा था कि प्यार मोहब्बत से वो ताहिरा को मायके से वापस लेकर आया था अपने घर। पुलिस ये कह रही है कि जब उसने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तब हत्या की पूरी कहानी खुद फारूक ने ही सुनाई है। अपना जुर्म उसने कबूला है और पुलिस ने उसी की निशानदेही पर आंगन में खुदाई की घर के और वहीं से तीनों के शव बरामद भी कर लिए हैं। वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी, इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेके काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मुझे मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी। उधर राजस्थान के अलवर में उस वक्त कोहराम मच गया जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भयानक सड़क हादसा हो गया जिसमें 3 लोग जिंदा जल गए जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसे इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया है। यह हादसा अलवर जिले के रैणी इलाके में हुआ है। बताया जा रहा है कि पिकअप में किसी वाहन ने टक्कर मार दी थी।
टक्कर लगते ही पिकअप में आग फैली। आग इतनी तेजी से फैली कि पिकअप सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिकअप चालक की हालत गंभीर है। चालक को जयपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, फौरन पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। तीनों शवों को रैली अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया है। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। ये जो पिकअप है, ये पिकअप गाड़ी दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही थी। खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से, यहां भी दर्दनाक खबर सामने आई। यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रॉली से एक ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। सभी जो मृतक हैं वो बुलंदशहर जिले के रहने वाले हैं। गोविंद साहिब मेले से वापस बुलंदशहर लौट रहे थे और तभी अहिरौली थाना क्षेत्र के यादव नगर के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है। केरल के वायनाड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के जंगल से भटककर एक बाघ आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। बाघ के गांव के करीब आने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया। किसी ने बाघ की तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर ली। राहत की बात तो ये रही कि बाघ ने किसी पर हमला नहीं किया था। बाघ की जानकारी वन विभाग की टीम को दे दी गई। वन विभाग की टीम आसपास के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे चुकी है। तो बाघ और किसी ने बाकायदा मोबाइल में बाघ की तस्वीरें कैद कर ली हैं। इसी के बाद वन विभाग की टीम को भी इत्तला दे दी गई है। वन विभाग की टीम ने लोगों से सावधान होने को कहा है और बाघ के रेस्क्यू की कोशिशें जारी है। खबर कर्नाटक से है, जहां कलबुर्गी में उस वक्त अफरा तफरी मची जब एक ट्रैक्टर और सरकारी बस की आमने सामने की टक्कर हुई है। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें फौरन कलबुर्गी के ही एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा इतना भीषण था कि बस के तो परखच्चे उड़ गए। मौके पर कोहराम मच गया। हाईवे पर लंबा जाम लगा। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया गया। तस्वीरें कलबुर्गी जिले के हिप्पारगा क्रॉस के पास की हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। उधर लालू यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव इन दिनों राजनीति से दूर अब ब्लॉगिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका एक वीडियो है, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पटना की सड़कों पर तेज प्रताप यादव स्पोर्ट्स बाइक चलाते नजर आए। हरे रंग की बाइक के साथ तेज प्रताप जिस अंदाज में बाइक चला रहे हैं, लगता है वो किसी और क्षेत्र में धूम मचाने की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथोपिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने संसद को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर आतंक के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमें मिलकर लड़ना होगा। यह भी कहा पीएम ने कि इथोपिया ने पहलगाम हमले की निंदा की। आपको प्रधानमंत्री मोदी के इथोपिया दौरे की तस्वीरें मैं ये दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इथोपिया की संसद को भी संबोधित किया। पीएम मोदी को इथोपिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने आज अदबा संग्रहालय का भी दौरा किया और इससे पहले पीएम मोदी ने वहां के विजय स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने प्रधानमंत्री मोदी को खास डिनर पर आमंत्रित किया था। इस दौरान बैंक्वेट डिनर में इथोपियाई गायकों ने वंदे मातरम का एक शानदार गायन प्रस्तुत किया। ये एक बहुत ही भावुक क्षण था। प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा तालियां बजाकर गायकों का उत्साहवर्धन किया।
वहीं पंजाब के लुधियाना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जेल में कैदियों की झड़प हो गई। बीच बचाव करने पहुंचे जेल अधीक्षक पर भी कैदियों ने हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर जेल के अंदर कैदियों के दो गुटों में मारपीट हो गई। विवाद बढ़ता देख जेल प्रशासन ने आला अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे जेल अधीक्षक कुलवंत सिद्धू पर भी कैदियों ने हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। आनन फानन में जेल अधीक्षक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं जेल के अंदर स्थिति को काबू पाने के लिए कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा। घटना से जेल के बाहर भी तनाव का माहौल देखने को मिला। इस घटना ने जेल की सुरक्षा और कैदियों के नियंत्रण को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि रूटीन चेकिंग के दौरान शुरू हुई मामूली बहस देखते ही देखते बवाल में तब्दील हो गई। इसमें जेल अधिकारी भी निशाने पर आ गए। और अब बात दिल्ली को मिली एक नई सौगात की। दिल्ली में आज नए मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। दिल्ली मेट्रो के इतिहास, विकास और भविष्य को करीब से समझने के लिए ब्लू लाइन के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बने इस नए मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। तस्वीरें आपके सामने हैं जिस समय मेट्रो के इस संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। तो दिल्ली को ये एक नई सौगात मिली है, उपलब्धि बड़ी है। दिल्ली मेट्रो संग्रहालय में मेट्रो से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी यहां उपलब्ध है। किस तरह साल था 2009 और साल 2009 में दिल्ली मेट्रो ने अपनी यात्रा शुरू की। पहली मेट्रो सिर्फ 8 किलोमीटर के दायरे में चली और आज अगर बात की जाए तो मेट्रो नेटवर्क करीब 400 किलोमीटर तक फैल चुका है। और ये सब यहां आसान भाषा में समझाया गया है, दिखाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि मेट्रो के सफर को जानने और समझने के लिहाज से ये पल ऐतिहासिक थे जब दिल्ली को ये नई सौगात मिली। नए मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन हो गया है। दिल्ली मेट्रो का पूरा इतिहास, दिल्ली मेट्रो का कैसे हुआ है विकास और आगे दिल्ली मेट्रो का भविष्य क्या है, कैसे और फैलेगा दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क, उसी को करीब से समझने के लिए ब्लू लाइन के सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर यह नया मेट्रो संग्रहालय बना है, उद्घाटन हो गया है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम पांडे की रिपोर्ट। इस वक्त हम दिल्ली के उस नए मेट्रो संग्रहालय पे मौजूद हैं जिसका उद्घाटन आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया है। और आप देख सकते हैं कि इस संग्रहालय में मेट्रो से जुड़ी हुई तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। मेट्रो का पूरा इतिहास इस संग्रहालय में रखा गया है ताकि जो लोग इस संग्रहालय को देखने आए उन्हें दिल्ली के मेट्रो के बारे में पता चल सके। और आप देख सकते हैं कि स्कूल से कई बच्चे भी यहां पर आए हुए हैं इस मेट्रो संग्रहालय को देखने के लिए। आपको बता दें 2009 में पहली मेट्रो दिल्ली के अंदर चली थी, जिसकी जो लंबाई थी वो लगभग 8 किलोमीटर की थी। लेकिन आज दिल्ली की मेट्रो लगभग 400 किलोमीटर का जो दायरा है वो तय कर रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेट्रो के बारे में यहां पर बताने की कोशिश की गई है। और इस संग्रहालय के जरिए दिल्ली के मेट्रो में किस तरीके से काम किया गया, दिल्ली की मेट्रो का जो टनल है वो कैसे बनाया गया, उन सभी बातों को यहां पर दर्शाया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से, उन आंकड़ों के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से दिल्ली मेट्रो ने अपना सफर तय किया है और किस तरीके से दिल्ली मेट्रो का निर्माण हुआ है और दिल्ली मेट्रो की क्या खासियत है वो भी बताने की कोशिश की गई है। स्वच्छता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दिल्ली मेट्रो के लिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली मेट्रो में ग्रीनरी का विशेष ध्यान रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको ग्रीनरी भी दिखाई गई है। और खास तौर से जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सर्दियों में प्रदूषण का स्तर रहता है, उसके लिए कहीं ना कहीं जो दिल्ली मेट्रो है वो बेहद कारगर है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए ताकि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो। और इसमें सबसे अहम भूमिका दिल्ली मेट्रो ही निभाता है।
दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज। एक बड़ी खबर जानिए आप। महाराष्ट्र में अजीत पवार की पार्टी के लिए बुरी खबर है ये। एक घोटाले के मामले में उनकी पार्टी के कोटे से बने खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे को 2 साल की सजा जिला न्यायालय ने बरकरार रखी है। इसके बाद मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है। अजीत पवार की पार्टी को यह बड़ा झटका है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं वैभव से। वैभव, जिला न्यायालय ने भी सजा बरकरार रखी है, बड़ा झटका अजीत पवार की पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, और अजीत पवार की चिंता है वो दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आ रही है। पहले देखा गया तो धनंजय मुंडे पर आरोप लगाए गए थे, तो धनंजय मुंडे का भी इस्तीफा अजीत पवार जी ने लिया था। अब बारी है माणिकराव कोकाटे की। माणिकराव कोकाटे कभी विधान भवन में रम्मी खेलते हुए भी देखे गए हैं, तो तभी उनका जो कृषि खाता वो बदला गया था, उनको खेल मंत्रालय दिया गया था। अब तक कोर्ट की जो यादी आई है, जिस प्रकार की कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, 2 साल की सजा दी है और उसके खिलाफ अब कोर्ट ने अरेस्ट वारंट भी जारी किया है। तो इसे देखते हुए अब अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों के बीच में एक मुलाकात हुई है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो सियासी सिचुएशन है वो वाकई में काफी गंभीर होती हुई एनसीपी अजीत पवार की पार्टी के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।